बताते ही जाता हूँ। अब मतलब मैंने सारा कोलेस्ट्रॉल पढ़ा दिया ना आप लोगों को, ये सामने आ गया, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या होता है। लिवर कोलेस्ट्रॉल पूल, बताओ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स की सूरत में कहाँ पे आ रहा होता है, बताओ बताओ बताओ। लिवर के पास ना, ये देखो, ठीक है। काइलोमाइक्रोन जो हमने उसके फॉर्मेशन पढ़ी थी, कि काइलोमाइक्रोन बनता कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वो सारे टिश्यूज को अपना टैग शैग देने के बाद उसके पास क्या ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो वो लेके किसके पास आ जाता है, लिवर के पास। इसी तरह से हमने जो पढ़ा था HDL, कि कोलेस्ट्रॉल जो HDL कहाँ से बनता था, इंटेस्टाइन और लिवर बना के नेसेंट HDL के मॉलिक्यूल्स रिलीज करते थे, फिर वो सारे पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करके किसको ला के देते थे, बताओ, ठीक है ना। HDL लेके किसके पास आता था, बताओ बताओ बताओ, लिवर के पास ना। तो देखो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से लेके आ रहा है कोलेस्ट्रॉल, किसके पास आ रहा है, लिवर के पास। फिर डी नोवो सिंथेसिस, यानी कि बॉडी के अंदर न्यू कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। और उसका भी याद रखना कि आपको उसको इतना पता होना चाहिए, HMG कोहे रिडक्टेज उसका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। कहाँ पे बताया था, किसी बच्चे को याद हो, HMG कोहे रिडक्टेज, ठीक है ना। स्टेटिन ड्रग्स, याद करो याद करो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, याद आ रही हैं बातें, इस तरह याद होनी चाहिए बातें, ठीक है, कि वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा जी, खैर, अब यहाँ पे देखो, ये तो है कि लिवर के पास आ कैसे रहा है, फिर वो लिवर के जरिए जा कैसे कैसे रहा है। क्या बताया था कि लिवर के अंदर क्या बनता है, बाइल साल्ट वगैरह बाइल के अंदर जो जा रहे होते हैं, जिन्होंने आगे से जाके माइसिलिस बनानी होती हैं। इमल्सिफिकेशन एजेंट्स भी यही होते हैं, जिन्होंने फैट को आपकी डाइट के जरिए न्यू आ रहा है ना, आपका टैग वगैरह, उसकी इमल्सिफिकेशन करना, फिर उसको, उसका नाम क्या है, उसको माइसिलिस बनाना, उसको एब्जॉर्ब करवाना, ठीक है। फिर बाइल के अंदर फ्री कोलेस्ट्रॉल भी रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसका नाम ये याद है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहाँ से सिक्रेट हो रहे थे, इनका क्या काम था, बॉडी के टिश्यूज को जाके टैग प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर इसी से फिर आगे LDL बनता था। तो इसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जा रहा होता था, याद है, थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर क्या होती थी, कोलेस्ट्रॉल की। तो ये उसका पाथवे है। बहरहाल यहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल के 2-3 फंक्शन लिखे होंगे जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके अंदर से वो आप लोगों ने निकाल लेने हैं, बड़े आसान से फंक्शन, मतलब जैसे कि इसके अंदर बाइल साल्ट्स वगैरह इससे बनते हैं, वो हार्मोन्स वगैरह जो आपको मैंने बताया हुआ है, वो भी कुछ वो भी इसी से बन रहे होते हैं, तो ये वो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये देखो, प्लांट सिरोल जो हैं वो क्या करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन रोकते हैं। तो इसलिए हम बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को हम ये प्लांट स्टेरोल्स दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि ये है कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो अब्जॉर्ब भी ना हो, ठीक है, ठीक है ना। ये बीटा मैंने बताया था कि प्लांट सिरोल्स का क्या नाम है, बीटा सीटोस्टेरोल, ये प्लांट सिरोल है, ठीक है। ये देखो, प्लांट सिरोल अपीयर टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, हाइपोक्लोरिस्टेरेमिया। बाकी सारी बातें आप लोगों को पता है, सिर्फ ये पॉइंट नहीं पता था, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये यहाँ से ये कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों ने, बस यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ना है, और वो भी एक रीड बस, ठीक है। ये मैं आपको हर चीज पढ़ा चुका हूँ। ये सबसे पहले अभी मैं ये पढ़ा दूँ आप लोगों को, ठीक है। ये अब मैं इंसुलिन का आपको पाथवे पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है ना। इंसुलिन वाला जो पाथवे है ना, वो पढ़ लो अब, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ये देखो, इंसुलिन का रिसेप्टर है, ठीक है, इंसुलिन का रिसेप्टर, और जनाबे वाला उसके पास कौन से 2 सब यूनिट, एक 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट, ठीक है। बीटा सब यूनिट को चेक करो, इसका एक इंट्रासेलुलर पार्ट जो सेल के अंदर पार्ट है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट जो मेम्ब्रेन को ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरा है, और एक एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट, यानी कि बीटा रिसेप्टर जो है उसके 3 पार्ट हैं। और अल्फा वाले जो इसके इंसुलिन रिसेप्टर के जो हैं, वो कहाँ पे हैं, वो हैं ही एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। तो ये अब आपको इंसुलिन रिसेप्टर की स्ट्रक्चर समझ आ गई। इसमें ये इस तरह से हैं, 4 रिसेप्टर हैं, ठीक है। अच्छा, और याद रखें कि बीटा वाला जो है, जिसका इंटरसेलुलर जो पार्ट है, उसके पास टायरोसिन है, ठीक है। अच्छा चलो, अब आगे ये यहाँ से देखो, इंसुलिन बाइंड्स द बाइंडिंग, इंसुलिन इसके साथ बाइंड जब होती है तो एक्टिवेट करती है रिसेप्टर की टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, इसके अंदर इन द इंटरसेलुलर डोमेन ऑफ द बीटा सब यूनिट ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। यानी कि जैसे इसके साथ ये बाइंड होता है ना, तो एक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है यहाँ पे, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इंटरसेलुलर पार्ट की, इंट्रासेलुलर डोमेन की, याद रखें सिर्फ इसकी, बस इसकी इंट्रासेलुलर जो ना काइनेज एक्टिविटी होती है। तो ये इसके जुड़ने से, इस इंसुलिन के इधर आने से
ये देखो इंसुलिन आगे लग गया ना, तो ये काइनेज डोमेन जो है ना, टायरोसिन काइनेज डोमेन हो जाती है एक्टिव। अच्छा, अब इससे क्या होगा ये देखो, अब आगे देखो दूसरा स्टेप क्या है कि टायरोसिन रेजिड्यूज जो होंगे वो ऑटो फास्फोराइलेटेड हो जाएंगे। ये जो टायरोसिन रेजिड्यूज हैं, टायरोसिन काइनेज डोमेन के टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, बस मेरा ख्याल से मुझे इस टॉपिक में से कुछ याद रखना पड़े तो सिर्फ मैं एक बात याद रखूंगा कि जो बीटा का इंटरसेलुलर पार्ट है उसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, वो इंसुलिन के आने से वो एक्टिव हो जाती है, बस और कुछ याद करने के। अच्छा जी, अब ये टायरोसिन को कर देगा, अपने टायरोसिन को तो कर देगा, ये क्या कर देगा, ऑटोफॉस्फोराइलेटेड। इंसुलिन आया तो ऑटोफॉस्फोराइलेट कर दिया उसको। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, फिर ये टायरोसिन काइनेज और भी कुछ, सिर्फ अपने टायरोसिन को नहीं फास्फोराइलेट करता, बल्कि ये क्या करता है, और भी प्रोटीन्स को फास्फोराइलेट करता है। वो कौन सी, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, इंसुलिन के रिसेप्टर का सबस्ट्रेट आईआरएस, आईआरएस इसको भी फास्फोराइलेट करता है। आईआरएस भी प्रोटीन है ना, तो उसके पास भी टायरोसिन तो होगा, अमाइनो एसिड ना टायरोसिन, तो प्रोटीन का एक हिस्सा टायरोसिन, तो इसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होने की वजह से इसकी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपनी भी ऑटोफॉस्फोराइलेशन भी की, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने आईआरएस यानी कि ये क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर है ना, इसका सबस्ट्रेट, एक तरह से इसका सबस्ट्रेट ही बन गया ना, ठीक है, कि और उसकी भी उसने क्या की, उसके भी टायरोसिन की उसने फास्फोराइलेशन की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आईआरएस की फास्फोराइलेशन कर दी बस, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हो गया, आईआरएस की एक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। ये फास्फोराइलेटेड आईआरएस जो है, ये फिर आगे क्या करता है, ये एक्टिवेशन ऑफ अदर प्रोटीन काइनेजेस फास्फेटेजेस, ये फिर आगे से जो दूसरे काइनेजेस फास्फेटेजेस है ना, ये फिर उनकी एक्टिवेशन प्रमोट करता है, जिसकी वजह से काम मेन उनसे फिर क्या होता है, उनसे फिर ये होता है कि वो जो बॉडी के अंदर काम करने वाले मेन एंजाइम्स है ना, वो फिर एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। तो इस सारे के अंदर आपको बात समझ लगी कि काम हो कैसे रहा है यार, कुछ समझ आ रही है, कुछ समझ आ रही है, क्या समझ आई है, मैंने बताया था कोवेलेंट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स। यार इन द एंड आपने ना वो जो अंदर पड़ा हुआ सेल के अंदर जो पड़ा हुआ एक एंजाइम है ना, उसको आपने जगाना है या आपने उसको सुलाना है। तो सारा कुछ कोवेलेंट ऐसे रेगुलेशन से हो रहा है सारा, मतलब मैं इन द एंड आपको यही कहूंगा कि यार सब कुछ इन द एंड, बाहर से मॉलिक्यूल आता है, वो आके कहता है यार वो फलां काम बना हुआ है, या तो वो खुद अंदर आता है या फिर वो ऐसे करके सिग्नलिंग करा करू के इन द एंड काम तो एंजाइम ने करना है ना, तो वो एंजाइम को या तो सुलाता है या एक्टिवेट करता है, उसके फास्फोराइलेशन डीफास्फोराइलेशन करके बाज औकात एंजाइम के सेंसेस का उनकी रेगुलेशन की जाती है, बाज औकात उनकी रेगुलेशन के जरिए। और रेगुलेशन के लिए सबसे मेन याद रखना, पूरे सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ते रहना, इस एंजाइम की फास्फोराइलेशन होगी तो एक्टिव हो गया, इसकी डीफास्फोराइलेशन होगी तो एक्टिव हो गया, ठीक है, ये सारी कहानियां चलनी है अभी। तो ये देखो जी, इन द एंड इंसुलिन ने क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कराए, क्या, ठीक है ना, काइनेसिस फास्फेटेजेस को एक्टिवेट करके इसने क्या करा लिया, ठीक है ना, ये करा लिया। वो तो आप लोगों को पता है अब इंसुलिन के सारे इफेक्ट, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा दिया, सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा दिया, किसके जरिए, कोई बच्चा, अच्छा सा बच्चा, GLUT4 के जरिए, ठीक है, इसने ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा ली, ग्लाइकोजन सेंसेस को बढ़ा लिया, ठीक है, बताओ ग्लाइकोजन सिंथेज को फास्फोराइलेशन करके, ठीक है, बात समझ आ रही है, ग्लाइकोजन सिंथेज के जरिए से उसने ग्लाइकोजन सिंथेसिस शुरू करा दी, प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू करा दी, ठीक है, फैट सिंथेसिस भी शुरू करा दी। ये इंसुलिन के इफेक्ट हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, और जबकि लिपोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। बस अभी आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाली बात बिल्कुल भूल जाओ, अभी आप इतना याद रखो कि ग्लूकोज का बनना तो रोकना है ना, क्योंकि इंसुलिन का मेन इफेक्ट तो ये होता है कि इसने क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल डाउन रखना है, ग्लूकोज का लेवल नीचे रखना है। तो वो कैसे रखेगा नीचे, बताओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस को तो रोकेगा ना, ग्लूकोज और तो नहीं ना बनने देना यार, अभी तो हमने खाना खाया, इंसुलिन आता कब है, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, तो इंसुलिन खाना खाया तो इंसुलिन कह रहा है यार फैट बनाओ यार, अब ठीक है, आप प्रोटीन बनाओ यार, ये ग्लूकोज को यूज करो यार, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो ये इफेक्ट्स हैं। अब अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंसुलिन वाली बात अगेन आज ही अगेन आनी है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताना है कि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, यहाँ यहीं पे नीचे भी लिख लो, इसी के नीचे लिख लो,
प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को भी नहीं टूटने देता, और लिपोलाइसिस को भी रोकता है और प्रोटियोलाइसिस को भी रोकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, और ये बात याद रखना कि बड़ी मजे की बात होगी जो आम बच्चों को नहीं समझ होती, जो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कि ये लिपोलाइसिस ऑब्वियसली यहाँ पे तो समझ लग जाती है कि लिपोलाइसिस को रोक रहा है। ऑब्वियसली फैट सिंथेसिस कराना है तो लिपोलाइसिस को तो रोकना है ना, दोनों काम तो नहीं ना कराने, फिर क्या फायदा उसकी फैट सिंथेसिस करा के। तो लिपोलाइसिस हो रही है तो फैट फैट सिंथेसिस, दोनों काम करा के क्या फायदा बंदा एक। ठीक है, तो इसलिए ये काम हो रहे होते हैं और इनको रोकता है। यहाँ से मैं खास आप लोगों को बता रहा हूँ कि लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को रोकता है ठीक, इंसुलिन। चलो, ये वाला पहला क्लियर हो गया अब आप लोगों को। आमतौर पे आपके इन दोनों में से ये कहा रहा होता है, या या फिर वो इंसुलिन वाला आता है। ठीक है, ये वो एक जैक स्टेट पाथवे भी है आपके गाइटन पे बना हुआ है भाई, बेशक कर लो। ठीक है, वो चलो ठीक है ना, जैक स्टेट पाथवे गाइटन के ऊपर बना हुआ, बहुत दवाई है, पढ़ा दूं उसके बाद बता देता हूँ। ठीक है, पाथवे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जो आप पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो वो जी प्रोटीन। ठीक है ना, वो जो जी प्रोटीन वाला जो आपका रिसेप्टर है, ट्रांस मेम्ब्रेन जो आपका रिसेप्टर है, ये 7, देखिए ना 7 इसके अंदर वो हैं। ठीक है ना, सब यूनिट। ठीक है, जो हमने कल भी पढ़ा था कि सीएमपी के थ्रू आपके कौन एक्ट करते हैं, गॉसानाइड्स, मोस्टली वो इसके थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली किसके थ्रू एक्ट करते हैं, गॉसानाइड, इस पाथवे के थ्रू जो अभी पढ़ाने लगा हूँ। वो तो इंसुलिन का पाथवे पढ़ाया ना अभी, अब ये इनको पढ़ाने लगा हूँ कि ये कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक हम लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में बहुत लंबा पढ़ा था, मतलब ये कि बहुत, मैं अब आपको क्या बताऊं, 2 दिन पूरे में सेल 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 लिपट रहा, वो वो पूरा चैप्टर 40 है, मैंने सारा पढ़ा हुआ है। और मैं आपको खिलाना चाहूँ तो खिला भी सकता हूँ, लेकिन यार किसका नहीं फायदा। ठीक है ना, तो मैं आपको वहां से मार कर एक एमसीक्यू आना, और वो मोस्ट चांस होता है कि आपका वैसे ही अटेम्प्ट हो जाना है। ठीक है, इवन आपने कुछ ना भी ना पढ़ा हो, उन टेबल्स को भी ना पढ़ो, फिर भी आपका अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा था कि आपको, अच्छे बच्चे को मैं ये, जब वो उसको लगे कि अब मेरी बाकी तैयारी हो गई है और अब मेरा काम है मैं परफेक्शन की तरफ जाऊं, तो फिर उसका काम है कि वो क्या करे, मैं मार्क करूंगा जरूर, मार्क करके भेजूंगा कि आपने किन किन चीजों को देखना है। तो हार्पर के चैप्टर चाहे तो सत्या से पढ़ लें, मैंने सत्या पढ़ी नहीं थी ना, मुझे पता है सत्या का जो सच है, मैंने, ठीक है ना, तो लेकिन ये है कि वहां से भी देखा जा सकता है, वहां से भी मतलब बंदा एक ना पढ़ने से अच्छा बंदा एक रीड दे ले अगर आपको आसान लगता है। लेकिन बहरहाल मैंने ये किया था और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर किसी ने उसको पढ़ना हो तो वो ये कर सकता है कि इम्यूनोग्लोबिन वाला टेबल, और वहां पे बहुत अच्छे से कोई टेबल बने हुए थे, और हेडिंग हेडिंग उसकी हेडिंग भी इस तरह की कमाल होती है। ठीक है ना, कि बंदा उसकी हेडिंग से ही आपको वो एमसीक्यू आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना एक वो जो है ना, उससे आपका वो जो एक एमसीक्यू प्लाज्मा प्रोटीन से आना है वो आपका डन हो जाता है। ठीक है, बाकी ये है कि अब देखो ना, मतलब सिरुलोप्लाज्मिन, आपको नहीं पता सिरुलोप्लाज्मिन क्या है? आपको पता तो है, आपने पढ़ा तो, आपको हेप्टोग्लोबिन का नहीं पता, पता तो है आप लोगों को, क्यों नहीं पता, कैसे कहाँ पे पढ़ा था?
वो किडनी फेलियर के अंदर, मिसमैच ब्लड के अंदर के वो एक्स्ट्रा जो हीमोग्लोबिन होती है उसको बाइंड करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें पता हैं, तो वहीं से आपका एमसीक्यू जो है ना वो एक आध जो आना होता है वो डन हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने पढ़ना हो तो वहां से वो मैं उसको मार्क भी करके दूंगा, टेबल शेबल हैं, ठीक है, वहां से वो कर लीजिएगा। और सेल के लिए ये है कि मैं यही कहूंगा कि नॉर्मल जो बच्चा है, जो पहले सबसे पहले जो चीजें करे वो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस वगैरह डन करे, क्योंकि एक एमसीक्यू या फिर जो यूक्यू आना है वो यही आ जाना है। दूसरा ये कि पास पेपर के क्वेश्चन को सबसे पहले देख लो, उससे आपका वो डन हो जाता है। तीसरा ये है कि अगर आपको लगे कि अब मैंने डिसीजन की तरफ जाना है, तो फिर वो बच्चा थोड़ा बहुत हार्पर शार्पर से थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक्स्ट्रा सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे वगैरह या फिर लिपिड ड्राफ्ट वगैरह, ठीक है, लिपिड ड्राफ्ट वगैरह, मतलब वो ठीक है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि वो फिर प्रोफेसर जो क्या करता है, फिर वो देखता है कि अब मैं इसको ना माइनर टॉपिक्स में से फंसाता हूँ। वो फिर जान वो के लिपिड ड्राफ्ट या वो भी हार्पर के ऊपर बड़ा प्यारा बना हुआ है, ठीक है, उसमें से वो पूछता है कि हाँ जी ये क्या है वो क्या है, ठीक है, वो छोटी मोटी वो चीजें बहुत ज्यादा है। तो मैं बहरहाल उन चीजों को भी आपको मार्क करके दूंगा कि ये इस तरफ वो बच्चा जाए जिसको अब लगे कि यार अब ठीक है ना, मैंने थोड़ा आगे जाना है, ठीक है। बाकी ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से मैं आप लोगों को अब ये बता रहा था कि ये सेमन जो है ना वो सब यूनिट पर मुश्तमिल जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। देखना सारे जो इसके हैं सब यूनिट वो मेम्ब्रेन को गुजार रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, अब क्या होता है, कोई भी आपका हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, कोई जो चीज भी सिग्नल लेके आ रही है वो आगे इसके साथ बाइंड करती है, बाइंड कर लिया इसके साथ, ठीक है। बाइंड कर लिया, इसके बाद क्या आता है, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, कन्फर्मेशनल चेंज आती है इसके अंदर, देख लो ज्यादा टिंट टिंट हो जाता है, इससे ज्यादा टिंटेड हो जाता है और इसके साथ बाइंड करता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन पड़ी होती है ना जीएस प्रोटीन, ठीक है, इसके साथ ये बाइंड करता है। जब ये जीएस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले लगी होती है जीडीपी इनएक्टिव स्टेट में। जब वो आके इसके साथ बाइंड करता है, ये पहले ये आया इसके साथ बाइंड किया, इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आई, इसके साथ बाइंड किया। जब ये इसके साथ बाइंड करता है तो ये क्या करता है, जीडीपी को निकाल जीटीपी अपने साथ लगा लेता है। ये देख रहे हो, जीडीपी को निकाल के, जीडीपी को निकाला, जीटीपी को लगा लिया, इसको लगा लिया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि इसका जो जीटीपी लगने के बाद इसका अल्फा सब यूनिट इससे अलग हो जाता है और वो जाके आपके आपके एडिनाइल साइक्लेज, इस ये एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है ना। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम के साथ जाके बाइंड हो जाता है। जैसे ही इसके साथ जाके बाइंड करता है तो ये जो एंजाइम है ना, आपका एंजाइम है, क्या नाम है इसका, एडिनाइल साइक्लेज, इसने क्या करना है, इसने इसके साथ जब ये इसने बाइंड होगा, ये देखो बाइंड हो गया इसके साथ, इसने एटीपी को तोड़ के सीएमपी और पायरोफॉस्फेट ये बना देना, ठीक है। बाज औकात हमारे जो प्रोफेसर साहब है ना वो इन इन बातों पे डिसीजन देते हैं। इसको पता है पायरोफॉस्फेट, वाह, इसने टू पी नहीं कहा, इसको पता है इसका मतलब है 2 फास्फेट हो तो उसका नाम पायरोफॉस्फेट है। वो हमारे प्रोफेसर कुछ इस तरह के हैं, ठीक है ना। तो खैर बातें समझ आ रही हैं, ठीक है जी। तो अब क्या, अब ये इसी वजह से तो इसको एडिनाइल साइक्लेज कह रहे हैं। एडिनाइल का क्या मतलब है, एडी, ठीक है ना। इसने क्या किया, एटीपी को तोड़ा है और साइक्लिक एएमपी बना दिया, साइक्लिक एएमपी, एडिनिन एडिनिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, अब इस सीएमपी ने आगे से काम कराना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस अब ये काम हो गया, अब वो क्या होगा, वहां से हार्मोन उतर जाएगा, सब सारा काम उल्ट हो जाएगा, देख रहे हो, वो ऊपर ले गया, सारा काम उल्ट हो जाएगा, वापस ये वापस इनएक्टिव हो जाएगा, ये वापस जाकर उससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो और जनाबे वाला इसके अंदर से यहाँ से देख लें, फास्फेट रिलीज हुआ तो पीछे क्या रहेगा, जीडीपी रहेगा, जीटीपी था ना, ठीक है। अब ये वापस जनाबे वाला इधर चला गया, उसके ऊपर से हार्मोन उतर गया तो वापस अपनी पहले वाली स्टेट में आ गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे अभी तो साइक्लिक एएमपी बने हैं, काम इसने करना है, ठीक है, अभी पाथवे मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है, काम अब आपके साइक्लिक पाथवे ने जाके कराना है। चलो जी, कहाँ गया जी आपका साइक्लिक पाथवे, ये है जी आपका सीएमपी। अब देखो, सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है, ये अब एक एक अंदर काइनेज है जो कि सीएमपी पे डिपेंड करता है,
ये आपका एक एंजाइम है काइनेज, जो कि डिपेंड किस पे करता है, सीएमपी। कहता है यार सीएमपी आएगा तो फिर, अब इस एंजाइम के पास दो रेगुलेटर सब यूनिट होते हैं और दो कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं इस काइनेज के पास। अब ये देखो एटीपी को वही साइक्लेज ने तोड़ा ये सीएमपी के अंदर। जब ये देखो अब ये सीएमपी है, ये जो इसने बनाया है, ये जब सीएमपी आके इसके रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो गए, कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो गए। इन कैटालिटिक सब यूनिट्स ने आगे क्या करना है, काम चेक करो सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है। इन साइक्लिक काइनेज है ना, तो कैटालिटिक सब यूनिट्स ने क्या करना है, उन्होंने कोई जो प्रोटीन पड़ी होनी है ना, कोई एंजाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली एंजाइम ही होगा ना मोस्टली, तो उसने उसको क्या कर देना है, ये देखो इसका एक्टिव कैटालिटिक सब यूनिट ने क्या करना है, ये देखो एटीपी को यूज करके इसको फास्फोराइलेट कर देना, और फिर जब आपको इसको डीफास्फोराइलेट करना होना है तब फास्फाटेज आएगा और वो आके काम करेगा और उसको डीफास्फोराइलेशन कर देगा उसकी, ठीक है। तो ये देखो इसने क्या करना है, इंटरसेलुलर इफेक्ट इसका है, क्योंकि हमने इसको फास्फोराइलेट किया है। वो तो एक अलग बात है ना कि जब वो काम हमने खत्म करना है, इसकी फास्फोराइलेटेड स्टेट, एक्टिव स्टेट हमने खत्म करनी है इस एंजाइम की, तो तब हमने उसको क्या कर लेना है, उसको फास्फाटेज कर लेना है। लेकिन आप कहानी देखो ना, कहाँ से वो पहले हार्मोन आया है, उसने कहाँ से वो, असल में हमने जगाना किसको था, एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज कहता है कि यार वो जो जी प्रोटीन है उसका कौन सा सब यूनिट आया, अल्फा सब यूनिट जीटीपी लेके आए, ठीक है। फिर अल्फा सब यूनिट कहता है पहले मेरे साथ हार्मोन लगे, मुझे कहे कि यार तुम अब जाओ साइक्लेज के पास, ठीक है। फिर जनाबे वाला अंदर से ये बैठा होता है, असल में अंदर से ये बैठा होता है, कहता है मैंने उस टाइम पे अपने कैटालिटिक सब यूनिट को यहाँ पे भेजना है, अगर मेरे रेगुलेटरी सब यूनिट पर आके सीएमपी लगे। तो देखो कितना मजेदार सा एक निजाम बॉडी के अंदर है। क्या क्या कह रहा है कि पहले मेरे साथ आके सीएमपी तो लगे, मुझे पता तो चले कि मैंने काम करना है, ठीक है। तो फिर साइक्लेज ने उधर से सीएमपी बना के भेजनी है, और साइक्लेज क्या कहता है, पहले मेरे से अल्फा सब यूनिट आगे लगे, तो अल्फा सब यूनिट आगे कहता है मैंने तब जाना है अगर मेरे साथ पहले रिसेप्टर लगे, और रिसेप्टर कहता है मैंने तब जाना है जब मेरे साथ पहले आगे हार्मोन लगे, ठीक है। तो ये बात है, उम्मीद है अब याद भी हो गया होगा। अब ये देखो, ये तो था ना साइक्लेज वाला काम, जो साइक्लेज के थ्रू है, एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू, यही सब कुछ, यही यही सब कुछ, यही जीडीपी, यही सब कुछ सेम, सारा पाथवे सिर्फ एंजाइम एंड पे चेंज हो गया। अब साइक्लेज की जगह पे आ गया फास्फोलाइपेज। देखो अल्फा सब यूनिट एटीपी उठा के जीटीपी उठा के लेके आ रहा है। फास्फोलाइपेज मैं बता चुका हूँ, फास्फोलाइपेज सी क्या होता है, बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, याद है किसी को? मैंने बताया था कि आपका फास्फाटिडाइल इनोसाइटोल, देखो फास्फाटिडाइल इनोसाइटोल का क्या मतलब है, आपका जिसका कोलिन नहीं होता, कोलिन जो हम लेसिथिन लेसिथिन पढ़ते हैं, फास्फेटिडिक एसिड के आगे लेसिथिन लगा हो तो वो क्या होता है, वो कोलिन लगा हो तो वो लेसिथिन होता है। इथेनोलमाइन लगा हो तो आपका सेफेलिन होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर वहां पे इनोसाइटोल लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फास्फाटिडाइल इनोसाइटोल। वो आमतौर पर कार्बन नंबर 4 और 5 पर जो इनोसाइटोल होता है ना आपका, ठीक है, वो आमतौर पर कार्बन 4 और 5 पर फास्फोराइलेट हुआ होता है। अब ये जो बातें मैं आप बता रहा हूँ ना, ये आपके हार्पर के ऊपर वहां पे बनी हुई है, ठीक है ना, हार्पर के पाथवे के आगे उसकी थ्योरी लिखी हुई है, यहाँ पे भी पाथवे से ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है, ठीक है। कि इनोसाइटोल है ना, उसके कार्बन जो 4 और 5 है वहां पर फास्फेट लगा होता है, ठीक है। पूरा फास्फेटिडिक एसिड है ना, ग्लिसरॉल 1 पे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल 2 पे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल 3 पे क्या लगा होता है, फास्फेट लगा होता है। फिर फास्फेट के आगे इनोसाइटोल लगा होता है। इनोसाइटोल कार्बन 4 और 5 क्या है आपकी, फास्फोराइलेटेड। तो इनोसाइटोल की कार्बन 1 किसके साथ अटैच है, वो भी तो फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच है ना। फिर आगे वो फास्फोरिक एसिड किसके साथ अटैच है, ग्लिसरॉल की कार्बन 3 के साथ, ठीक है। अब फास्फोलाइपेज आके कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो आके एक्ट कर रहा है आपकी, आपके जो पहले फास्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल के 3 नंबर वाली कार्बन है उसके दरमियान एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है इनोसाइटोल फास्फोरिक एसिड समेत रिलीज हो जाता है। जो हम पढ़ रहे थे, बात समझ आएगी कि फास्फोलाइपेज सी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो आपके इनोसाइटोल और फास्फोरिक एसिड को रिलीज कर रहा है, ठीक है। बात समझ आई? तो इस वजह से बात समझ आ गई। इनोसाइटोल 4,5 बिस्फॉस्फेट के ऊपर आके वो ठीक है ना, वो उसको आके वहां से क्लीव करता है और रिलीज क्या होता है, IP3 इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। ये पहले वाला कहां से आया, ये वो है जो कि फास्फेटिडिक एसिड का हिस्सा है, जो कि फास्फेटिडिक एसिड का पहले तीसरे कार्बन पर जो फास्फेटिडिक एसिड के साथ लगा हुआ है ना, ये वो है, वो वाला वन है। अदरवाइज इनोसाइटोल खुद तो 4 और 5 पे होता है, लेकिन जो फास्फेटिडिक एसिड कार्बन 3 के साथ लगा हुआ है वो है ये। बात समझ आ गई? तो IP3 और डैग ये दोनों रिलीज हो जाते हैं। अब डैग रिलीज हुआ क्यों, डैग क्यों, क्योंकि कार्बन 3 के ऊपर जो फास्फोरिक एसिड लगा होता है फास्फेटिडिक एसिड के अंदर, वो तो इसके साथ चला गया,
तो ये दोनों सिग्नल ट्रांसडक्ट आगे से जिस तरह सीएमपी नहीं एक्ट करता, ये इन दोनों वाला पाथवे है, यानी कि उसमें सीएमपी काम कर रहा है ना, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप यार थोड़ा सा अक्ल लगा लो ना प्लीज, तो इन इंसुलिन वाले पाथवे के अंदर आईआरएस बना था, वहां पे सीएमपी बना था, यहाँ पे ये दोनों बन रहे हैं जो अंदर आगे से जाके बाकी एंजाइम्स को एक्टिव कर रहे हैं। काम ना सीएमपी ने खुद किया, काम ना आईआरएस ने खुद किया, ना काम इसने किया। अगर आप नोट करो तो एक रिसेप्टर बाहर से आता है, फर्स्ट मैसेंजर, एक अंदर से सेकंड मैसेंजर बनता है। इसी वजह से हम इसको सेकंड मैसेंजर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेकंड मैसेंजर सीएमपी बन रहा है, उसके अंदर सेकंड मैसेंजर आईआरएस बन रहा है, उसके अंदर इनके अंदर सेकंड मैसेंजर ये बन रहे हैं। तो ये दोनों सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं। कैसे? इसने आके कैल्शियम चैनल पर एक्ट किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल के साथ बाइंड किया, कैल्शियम को रिलीज करवा दिया। कैल्शियम और डैग ने मिलकर क्या काम किया? प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव कर दिया, प्रोटीन सा काइनेज सी को, ठीक है, और उसको फास्फोराइलेट कर दिया। और फिर उसने आगे फास्फोराइलेट कर दिया, प्रोटीन काइनेज सी ने, काइनेज है ना, इन दोनों ने, यानी कि इसने आगे क्या किया, इसने कैल्शियम रिलीज करवाई, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, काइनेज सी को कहा कि यार आगे से एंजाइम की क्या करो, फास्फोराइलेशन को। जैसे सीएमपी आया था, तो सीएमपी ने क्या किया था, आपके प्रोटीन काइनेज को जाके नहीं कहा था कि आगे से एंजाइम की जाके क्या करो, उसको रेगुलेट करके उसको एक्टिव करो। तो ऐसे ये काम भी हो रहा है। इवन आपके आईआरएस ने आगे आगे से क्या किया था, उसने आगे फास्फोराइलेशन की थी, अगर आप नोट करो तो ये सारा इन द एंड आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द एंड आप अपने एंजाइम्स को बेसिकली सेल के अंदर के एंजाइम को एक्टिव कर रहे हो अपने सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू। समझ आ रही हैं बातें? आपको कॉन्सेप्ट बन रहा है? मेरा ख्याल है बन रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बड़ा एक अच्छा इस तरह से इंटरसेलुलर इफेक्ट आता है, ठीक है जी। चलो जी, अब आप लोगों को ना, मुझे अब तसल्ली है कि अब आप लोगों को ना सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की एक अच्छी क्लैरिटी होगी, ठीक है, कम से कम मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सबसे अपना जो है ना, आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करवा दूँ, ताकि मैं थोड़ा सा और, अब आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह लिपिड कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। लिपिड डन हो गया, सेल में से भी हमने कुछ पढ़ लिया, ठीक है। पीएच वगैरह का हमें ऑलरेडी आइडिया है, हेसल एंड हेजलबर्ग वो जो क्वेश्चन है उसका भी हमें आइडिया है कि पीएच, ठीक है ना। मैंने जब टाइट्रेशन कर्व वगैरह पढ़ाई हुई है, वहां से ही वो बाज़ औक़ात पीएच में से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। वो जो टाइट्रेशन कर्व में से ना, कि कब पीएच, जब पीएच और जब वो आपके साल्ट और एसिड कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो क्या होता है, पीएच क्या है, पीके क्या है, ये वो, ठीक है। वो टाइट्रेबल कर्व को बड़ा अच्छा समझ लो, मैंने बहुत वो अच्छा समझाया था, उस वक़्त भी आप लोग ही मौजूद थे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है वो भी, ठीक है। तो अब हमारा न्यूट्रिशन हाफ हो गया था। अब हम न्यूट्रिशन की और पहले तो मैं आप लोगों को मार्किंग करवा दूं ना, मार्किंग क्लैरिटी से बता दूं। याद रखना, ये बड़ा अच्छा पढ़ना है आप लोगों ने, ये क्वाशकर और मिरासमस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब जो न्यूट्रिशन का दूसरा चैप्टर है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों है, इनका डिफरेंस बड़ा पता हो। यार ये सही नहीं लिखा हुआ, इतना शायद सही लिखा हो, लेकिन चलो, मतलब ये न्यू बुक आपकी बुक वाला नहीं है, इसने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो खैर, मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। फिर ये कि आपको, और एक तो वो यूके क्रॉशकर और मरासमस का सारा डिफरेंस और पता हो, क्रॉशकर में क्या हो रहा है, मरासमस में क्या हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यही, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता भी पेपर में यही है। फिर ये नाइट्रोजन बैलेंस वाला 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों को जो आता हो, यहाँ से फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ना, डाइटरी फाइबर जो चाहे सेलुलोज वगैरह, तो उसके फंक्शन है, वो ये फंक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से एक जगह पे लिखा होगा आपका, वो क्या नाम है उसका, ओहो, हाँ, ये हाई कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। यहीं पे करके आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। 5 चीजें हो गई, ठीक है जी। जो चीजें मार्क करवा रहा हूँ ना, बस यही कर लो तो बहुत है। यहाँ से स्टेबल को भी देख लेना है, ठीक है, बस देखना ही है, ज्यादा नहीं करना। और वो मेन बात मैं आपको बता चुका हूँ, जब एलडीएल की ज्यादा होता है तो एलडीएल के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, अभी बताया ना, सारा सारा एलडीएल वाला पार्ट ऑफ, तो उससे क्रोनरी डिजीज होती है। देख लो, जहां जहां पे एलडीएल बढ़ रहा है, वहां वहां पे क्रोनरी डिजीज बढ़ रही है। जहां जहां पे एलडीएल कम हो रहा है, वहां वहां पे इंसिडेंस क्रोनरी डिजीज का कम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, ये सारी बातें बता चुका हूँ अब आप लोगों को। तो और यहाँ पे बस ये देख लो कि किन के अंदर एलडीएल कम हो रहा है, किन के अंदर नहीं हो रहा। ट्रांस फैटी एसिड के अंदर बढ़ रहा है, इसी वजह से बताया था कि ट्रांस फैटी एसिड सेहत के लिए नहीं ठीक होते, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कराते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन है ना, तो लिपिड वाला न्यूट्रिशन तो वही है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
इस तरह से वो कराता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो भी इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। आपका इसी वजह से कहते हैं घी ना खाओ, घी ना खाओ, सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंदर। उसने आपका एलडीएल का लेवल बढ़ाना है, आपको क्रोनिक डिजीज, आपको हार्ट अटैक्स होने हैं, ठीक है। घर के अंदर ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये देखो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो कम कर रहे हैं एलडीएल को, इसलिए कहते हैं ऑयल खाओ। समझ आ गई बात? यहाँ से आप लोगों ने ना इसको, अब जो सारी बातें आपको बता चुका, ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड, अब हर बात आप लोगों को पता है, ट्रांस फैटी एसिड, लेकिन ये है कि इसको आपने एक रीड करना है, ठीक है। मेडिटेरियन डाइट को भी एक रीड करना है, ठीक है। बल्कि ये तो पूछा भी जाता है मेडिटेरियन डाइट, ठीक है ना, इसलिए इसको तो आसान सी बात है यार, क्या है मेडिटेरियन डाइट, ये है आपकी मेडिटेरियन डाइट। डिफरेंट उन्होंने डाइट सोची है, इसके अंदर क्या कहता है, वो कहता है कि आप ये इतने परसेंट फैट लो, इतने परसेंट कार्ब लो, इतने परसेंट प्रोटीन लो, ठीक है। तो इसको आपने एक दफा रीड कर लेना, ठीक है। ये मैं एक दफा सिर्फ मार्किंग करा रहा हूँ, ये सब बातें आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों ने क्या करना है, ये HDL वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ ना, ये LDL वगैरह HDL वगैरह बड़ी डिटेल में बता दिया था, ये मैंने सेकंड ईयर से भी बता दिया था। यहाँ से आप लोगों ने ये पढ़ने हैं दोनों, ठीक है ना। ये मेटाबॉलिक, यहाँ से तो एक MCQ आता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिज्म का जो रेट है, वो थर्मोजेनिक इफेक्ट को भी चलो बेशक पढ़ लेना, वैसे मैं बता चुका हूँ, थर्मोजेनिक इफेक्ट बता चुका हूँ ना जब स्किन टेम्परेचर पढ़ाया था। तो यहाँ से जो है ना ये यहाँ से ये MCQ वगैरह आ जाता है। एक टेबल भी था, वो आप लोगों की बुक पे बना होगा, ठीक है ना, वो यहाँ से वैल्यू वगैरह वो एक है, वो पूछ लेता है। बाकी यहाँ से सिर्फ ये डेफिनेशंस पता हो, अपर टॉलरेबल लिमिट क्या होती है, एडुकेट इनटेक क्या होता है, बस थोड़ा सा पता हो बस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या होती है, बस। ये जो मैंने 6 7 8 9 क्वेश्चन बताए हैं, इसके अलावा और क्या, वो जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया है, तो ये मिल के जितना बनता है इसी में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ठीक है ना, तो इसलिए जितना बता रहा हूँ वो जरूर कर लेना। चलो ठीक है, इनमें से छोटी छोटी बातें हैं वो थोड़ी सी बताता जाऊँ। अच्छा ओहो, अब मैं, या ये सेकंड लेक्चर में ही करें फिर, क्या कहते हो? चलो कुछ करते तो, जब तक मीटिंग नहीं एंड होती तब तक तो कुछ तो करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस पहले आसान सा ही कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वो कहता है नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, आमतौर पर नाइट्रोजन एक बैलेंस भी रहता है, कैसे भला, जितना आप नाइट्रोजन ले रहे हो ना, उतना ही आप एक्सक्रीट भी कर रहे हो। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस ये है कि आपका इनटेक ज्यादा हो रहा है, एक्सक्रीट उतना नहीं हो रहा, जितना इनटेक कर रहे हो ना एक्सक्रीशन कम हो गई है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कब होता है, जब आप जो है ना एक्सक्रीट ज्यादा करने लग गए हो, मतलब लॉस ज्यादा हो रहा है नाइट्रोजन का, आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब बस बहुत आसान सी बात है, ठीक है, कि नाइट्रोजन हेल्थी बंदे के अंदर आमतौर पर नाइट्रोजन बैलेंस में रहती है। और नाइट्रोजन आमतौर पर रिलीज कैसे हो रही है जी, आपके यूरिन के अंदर, आपको पता है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की सूरत में ज्यादा रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो मेन जो एक्सक्रीशन का सोर्स है वो यूरिनरी यूरिया। इसके अलावा भी वैसे हो रही होती है, स्वेट वगैरह के अंदर, आपके फीसिस वगैरह के अंदर भी हो रही होती है, लेकिन मेन सोर्स क्या है, यूरिनरी यूरिया, ठीक है। पॉइंट याद रहेगा। और हेल्थी बंदे के अंदर आमतौर पर नाइट्रोजन बैलेंस रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर ये पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब है आप उतना एक्सीडेंट नहीं कर रहे, ये कब होता है, जब आपकी टिश्यू ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ठीक है। मसलन जैसे प्रेगनेंसी में, चाइल्डहुड में, ठीक है, या फिर आप एक बहुत बीमार हो गए थे, उसके बाद अब आप रिकवर कर रहे हो, इन सूरतों में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। कैसे, बात को समझो, एक्सक्रीट नहीं ना हो रहा, उतना एक्सक्रीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं उतना एक्सक्रीट हो रहा, क्योंकि नाइट्रोजन बॉडी के अंदर यूज ज्यादा हो रही है। टिश्यू ग्रोथ वगैरह करानी है तो प्रोटीन्स वगैरह नहीं बननी, तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो ग्रुप्स और अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप नहीं है, तो मतलब ये कि यूज ज्यादा हो रही है ना, तो उतनी एक्सक्रीट नहीं हो रही, तो पॉजिटिव बैलेंस है। और यूज कब ज्यादा होती है, चाइल्डहुड वगैरह के अंदर आपकी बोन्स वगैरह बन रही हैं, आपके सारे टिश्यूज, आपकी कोलेजन वगैरह बन रही है, आपका प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा बन रहा है सारा, तो उसको यूज चाहिए, रिकवरी हो रही है, आपका सारे अगेन मसल वगैरह बनना शुरू हो गया, यूज ज्यादा हो रही, उतना एक्सक्रीट नहीं हो रही। नेगेटिव कब होता है, आपको यार बर्न हो गए, आपके बॉडी के मसल ही सारी जल आ गए, बाल जल गए सारे आपके, ठीक है, तो उसमें लॉस ज्यादा हो गया ना, लॉस हो गया ना, ठीक है ना, बॉडी का लॉस तो हुआ है ना नाइट्रोजन का, ठीक है। तो जब लॉस ज्यादा हो जाए,
या फिर आपकी डाइट के अंदर इतना है ही नहीं, आपका डाइटरी इनटेक ही बहुत कम है, तो तब भी जो है ना वो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है। ठीक है, क्या आप इनटेक ही कम है। ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। यहां से ये छोटी सी बात है, ये भी सुन लो। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कहाँ गया? अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि आप ना क्या करते हो, आप आप जो है ना, आप एक होता है प्योर कॉर्न सिरप, उसमें क्या होता है, उसमें 100% ग्लूकोज होती है। एक होता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप,